शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? बताइए। पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? तो पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है साथियों? जो पाल शासक हैं ये क्या थे? ये बौद्ध अनुयायी थे। क्या थे? बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। तो कोई भी राजा होगा तो अपने धर्म को ही आगे बढ़ाएगा, ठीक है ना? तो इसीलिए इन्होंने विषय वस्तु के रूप में बौद्ध धर्म को ही चुना। तो पाल शैली में विषय वस्तु आपको बौद्ध धर्म ही मिलेगा। बौद्ध धर्म। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल। पाल शैली के संरक्षक कौन थे? पाल शैली के संरक्षक कौन थे? चालुक्य शासक, पाल शासक, शुंग शासक या हिंदू शासक? नाम से ही स्पष्ट है। पाल शैली पाल शासकों के नाम से ही है। जो पाल शैली है वो पाल शासकों के नाम से ही है। तो पाल शासकों ने ही पाल शैली को आगे बढ़ाया। और ये जो पाल वंश है साथियों, इसका डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? पाल वंश का, ये जो बंगाल है आपका, वर्तमान का बंगाल नहीं, वर्तमान का पूरा आपका बांग्लादेश, पूरा बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल आपका, पूरा बिहार, झारखंड, उड़ीसा का कुछ हिस्सा, पूरा नहीं कुछ हिस्सा, ये पूरा मिला करके साथियों बंगाल हुआ करता था। और इसी बंगाल पर पाल शासकों का शासन था। इसी बंगाल पर पाल शासकों का शासन था, ठीक है ना? तभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है निर्माण कार्य ऐसे हैं जो वर्तमान में बिहार में है और पाल शासकों ने किए। तो पूरा का पूरा बिहार और झारखंड जो है वो बंगाल का ही हिस्सा हुआ करता था। चलिए, तो पाल शैली के संरक्षक कौन है? पाल शासक है। पाल राजाओं ने ही पाल शैली को संरक्षण प्रदान किया है। आगे देखते हैं। जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? राय कृष्णदास ने, ईबी हैबल ने, आनंद कुमार स्वामी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने? बताइए, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? तो जैन शैली देखेंगे साथियों, जैन शैली का डेवलपमेंट कहां पर होता है? जैन शैली का डेवलपमेंट पश्चिम भारत में होता है। पश्चिम भारत में, विशेषता गुजरात में, इसके अलावा राजस्थान में, गुजरात और राजस्थान में। और इसके पीछे का रीजन क्या है? जो जैन शैली विकसित हुई, ये कोई खुशी खुशी इसको नहीं विकसित किया गया, परेशान होकर के इसको विकसित किया गया था। क्योंकि आप जानते हैं कि भारत का जो पश्चिमी इलाका है वो 8वीं शताब्दी से ही आक्रमणों से परेशान रहा। अरब आक्रमण हुए, अफगान आक्रमण हुए, तो आक्रमणों से वो परेशान रहा। और जब ये आक्रमण करता आते थे तो मंदिरों को तोड़ देते थे। जो जैन मंदिर होते थे
या किसी भी धर्म के मंदिर थे, हिंदू धर्म के मंदिर थे, तो उनको ये लोग तोड़ देते थे, क्योंकि उस वक्त मंदिर जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे समाज में, क्योंकि धन भी मंदिरों में होता था। मंदिर एक तरीके से बैंक का भी काम करते थे, उनके पास पैसे बहुत होते थे, तो मंदिरों को लूटते थे और तोड़ते थे। तो अपने धर्म को बचाने के लिए जो जैन, विशेषतः जो जैन व्यापारी लोग थे, उन्होंने कहा कि ये भी मंदिर तोड़ रहे हैं, तो ऐसा करते हैं, अपने धर्म को बचाने के लिए हम लोग पोथी चित्रण करेंगे। क्या करेंगे? पोथी चित्रण करेंगे। किताबों को तो फाड़ नहीं डालेंगे, क्योंकि किताबों में पैसा तो है नहीं कि किताबों को लूटने के लिए वो आएंगे, उसमें पैसा रखा उसको निकालेंगे। मंदिर में जाते थे पैसा लूटने के लिए, तो साथ में मंदिर भी तोड़ देते थे। तो इसीलिए इस जो है बहुत सारे जैन व्यापारियों ने, जैन जो भिक्षु लोग हैं, जो जैन धर्म के मुनि है, भिक्षु कहा जाता है बौद्ध धर्म में, जैन मुनि कहा जाता है, तो कई जैन मुनियों को उन लोगों ने इकट्ठा किया और उनसे चर्चा किया कि अपने धर्म को बचाने के लिए पोथियों में चित्रण करो और जो भी ज्ञान है पोथियों में ही रखो, ताकि अपने धर्म को बचाया जा सके। और इसीलिए जैन कला जो है अस्तित्व में आती है, और ये पश्चिम भारत में ही है। लेकिन पश्चिम भारत में ही सिमट कर ये नहीं रह जाती है, इसका विस्तार आप देखेंगे तो उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में भी आपको देखने को मिलेगा। हाँ, जो जैन शैली है, जो उसका मुख्य आधार है वो क्या है? कल्पसूत्र है। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा, जैन मुनि भद्रबाहु के द्वारा लिखा गया कल्पसूत्र जो है, इसका सबसे बड़ा आधार है। और कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहां से प्राप्त होती है? जौनपुर से। हाँ, जौनपुर से। और जौनपुर साथियों पश्चिम में नहीं है, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। हाँ, और कहाँ? पश्चिम भारत, गुजरात और राजस्थान। तो ऐसा नहीं है कि जैन शैली एक क्षेत्र में सिमट करके रह गई, हालांकि शुरुआत जो है वही हुआ था। तो ज्यादातर पुट जो आपको मिलते हैं, ज्यादातर जो उदाहरण मिलेंगे वो पश्चिम भारत के ही मिलेंगे। हाँ, ये बाद में पूरे भारत में फैल गया था। अब चूंकि इसका इस तरीके से विस्तार हुआ, तो कई कला इतिहासकारों ने अपने अपने मुताबिक इसकी व्याख्या भी की। कई कला इतिहासकारों ने अपने 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 मुताबिक इसकी व्याख्या की। जैसे जैन शैली के खोजकर्ता के रूप में किसको जाना जाता है? आनंद कुमार स्वामी को। आनंद कुमार स्वामी इसके खोजकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। तो आनंद कुमार स्वामी ने इसको खोजा एक तरीके से। इसके खोजकर्ता कौन है? आनंद कुमार स्वामी है। 1924 में इनको एक प्रति मिल गई, कहां से? बर्लिन से। इनको एक प्रति मिल गई बर्लिन से। बर्लिन से इनको एक प्रति मिल गई, किसकी? कल्पसूत्र की। तो इन्होंने देखा कि यार पोथी चित्रण तो जैन धर्म में भी हुआ है। हाँ, और उन्होंने कहा कि हाँ ये कोई शैली थी। जब चित्रों का उन्होंने जो है निरीक्षण करना प्रारंभ किया, तो उनको लगा कि ये पश्चिम भारत में ही विशेषता, उनके विषय वस्तु को लिया, वहीं आसपास इनका चित्रण हुआ है, तो उन्होंने इसको कह दिया ये पश्चिम भारतीय शैली है। आनंद कुमार स्वामी ने क्या कहा कि ये पश्चिम भारतीय शैली है। चूंकि जब खोज हो गया तो बहुत सारे और लोगों का निगाह उसकी तरफ गया कि भैया आनंद कुमार स्वामी कोई नया चीज खोजे हैं, चलो उसके बारे में विचार किया जाए। हाँ, तो बाकी लोग भी पहुंच गए जो कला इतिहासकार थे कि चलो चर्चा करते हैं। तो उसमें राय कृष्णदास भी पहुंचे। राय कृष्णदास चूंकि बड़े तार्किक व्यक्ति थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, हमको दिखाओ कि ये खाली जो है पश्चिम भारत में है, तो देख रहे हैं कि उसका पुट पूरब में भी मिल रहा है, उत्तर में भी मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ये कैसे कह सकते हो, ये गलत बात है। उसी बीच में एनसी मेहता आ गए, नाना चमन लाल मेहता। वो बसंत विलास खोज लाए, उसी टाइम में चित्रित बसंत विलास, जो कि एक गुजराती साहित्य है। बसंत विलास के आधार पर एनसी मेहता साहब ने कहा कि ऐसा है कि ये पूरा गुजराती शैली है। हाँ, हालांकि वो तर्क ठीक नहीं माना गया। बाद में सबसे महत्वपूर्ण तर्क माना गया राय कृष्ण दास का। उन्होंने कहा कि इसको अभ्रंश शैली कहिए। अभ्रंश, अभ्रंश का मतलब होता है टूटी फूटी अवस्था में। तो जैन शैली के जो भी चित्र प्राप्त हो रहे थे, सब विकृत अवस्था में प्राप्त हो रहे थे, यानी कि ठीक ठाक अवस्था में प्राप्त नहीं हो रहे थे। इसीलिए इसको अभ्रंश शैली कहा राय कृष्ण दास ने, और सर्वाधिक मान्यता इसी की है। तो हम सवाल कर रहे थे ये वाला, जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा? इस सवाल का सही आंसर आनंद कुमार स्वामी हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े।
जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। अब आने वाले 3-4 सवाल आपके लिए इजी हो जाएंगे, हमने पूरा व्याख्या कर दिया है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत क्या है? अभी हमने चर्चा किया, क्या है? कल्प सूत्र है। ध्यान देना, ऊपर काम सूत्र लिखा हुआ, नीचे लिखा हुआ कल्प सूत्र, ठीक ना। तो जैन चित्रकला का मुख्य आधार, मुख्य स्रोत क्या है? कल्प सूत्र है। ऑप्शन डी यहां पर सही हो जाएगा, कल्प सूत्र। कल्प सूत्र। कल्प सूत्र आगे देखेंगे। कल्प सूत्र संबंधित है हिंदू धर्म से, बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, इनमें से कोई नहीं। अब इन सब में कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, और ये सभी सवाल टीजीटी में, पीजीटी में या कला के बहुत सारे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। लिखने का कलर ब्लैक कर दीजिए, मैं ब्लू कर लेता हूं। हाँ, लाल रंग जो है गर्म रंग होता है, आंखों पर असर डालता है। सही कहा, शीत रंगों का प्रयोग किया जाए। हाँ, सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन धर्म। कल्प सूत्र का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। कल्प सूत्र के रचनाकार कौन है? भद्रबाहु। भद्रबाहु ये कौन है? ये जैन मुनि है। क्या है? जैन मुनि है। आगे देखेंगे, भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? राजपूतों ने, मुगल ने, पाल शासकों ने या मौर्य शासकों ने? भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई? लघु चित्र। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसके टाइम पर हुई? ये सवाल 2021 टीजीटी में आया भी था। लघु चित्र का मतलब साथियों, चित्र को ऐसा बनाया जाए कि वो मूवेबल हो, यानी कि उसको आप कहीं से उठा करके कहीं ले जा सके, तो वो लघु चित्र हो जाता है। ठीक है ना। चित्र तो पहले भी बन रहे थे, तो भित्ति चित्र आप लेकर के जा पाएंगे? दीवार में बनाया जाता है, उसको उठा के कहाँ ले जाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो उनकी अनुकृतियां तैयार की जाती है। लघु चित्र का मतलब जो कागज पर बनाया जाए, जो ताड़पत्र पर बनाया जाए, जो कपड़े पर बनाया जाए। हाँ, तो इसकी शुरुआत पाल शासकों के टाइम पर हुई थी। भारत में लघु चित्रों की शुरुआत किसने की? पाल शासकों ने की। ठीक है ना, पाल शासकों ने। आगे देखेंगे, सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? कागज पर, ताड़पत्र पर, दीवार पर या वस्त्र पर? भारत में सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? भारत में सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? भारत में लघु चित्र सबसे पहले या सर्वप्रथम लघु चित्र किस पर बनाए गए? बिल्कुल सही आंसर क्या है? ताड़पत्र पर बनाए गए। ताड़पत्र, ये क्या होता है? एक प्रकार के पेड़ का पत्ता है। ये बहुत ही जो है चिकना होता है, चौड़ा होता है, कागज नुमा ही होता है। तो इसी पर बनाए गए, सबसे पहले ताड़पत्रों पर ही बनाए गए। अब सोचिए आप कि हमारी जानकारी कहां तक थी, हमने उसको आगे नहीं बढ़ाया। जब बाहरी दुनिया के लोग इन सब चीजों का प्रयोग करना नहीं जानते थे, तब हम लोग पत्तों पर लिखना जानते थे और चित्र बनाना जानते थे।
और ऐसा नहीं था कि एक आध किसी ने मजाक में लिख दिया, पूरा पूरा ग्रंथ है जो पत्तों पर ही है। समझ रहे हैं ना? तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? सेम सवाल है, ये ताड़ होगा, ताल नहीं होता है, ताड़पत्र। तो सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम में बनी? ताड़पत्रों पर बनी। भारत में सर्वप्रथम सचित्र पुस्तकें किस माध्यम पर बनी? ताड़पत्र पर। किस पर? ताड़पत्र पर बनी। ताड़पत्र पर, हाँ, ठीक। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल, जैन, मुगल, राजपूत। पोथी चित्रण का मतलब होता है साथियों कि किसी ग्रंथ का चित्रण किया जाए। ठीक है ना? सिंपल सा मतलब है किसी ग्रंथ का चित्रण किया जाए। जैसे आप देखेंगे मुगलों के टाइम में, अकबर, विशेषता अकबर के टाइम में साहित्यों का खूब चित्रण किया गया, साहित्यों का, धार्मिक पुस्तकों का, रजमनामा, दास्ताने अमीर हमजा, हाँ, इन सब का चित्रण आपको, रामायण का चित्र देखने को मिलेगा, बाबरनामा, अकबरनामा, तूतीनामा। तो ग्रंथों का चित्रण कहें या पोथी चित्रण कहें, पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? तो ये सबसे पहले पाल शैली में ही हुआ है। सबसे पहले पाल शैली में ही पोथी चित्रण आपको देखने को मिलेगा, और ये परंपरा धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। लेकिन अकबर के बाद में पोथी चित्रण की परंपरा कम होती चली जाएगी। अकबर के बाद में आपको पोथी चित्रण जो है कम देखने को मिलेंगे। हालांकि अकबर के बाद में शाहजहां के टाइम पर थोड़ा बहुत है, पहाड़ी कला में थोड़ा बहुत आपको देखने को मिलेगा, हाँ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। पोथी चित्रण का प्रारंभ किस शैली में हुआ? पाल शैली में हुआ, पाल शैली में। ठीक है ना? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या था? पाल राजाओं का जीवन चरित्र, नवाबों का दरबार, बुद्ध का जीवन चरित्र, चैतन्य महाप्रभु का जीवन चरित्र। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? हाँ, पोथी यानी किताब। पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पाल पोथी चित्रों का मुख्य विषय क्या है? सही आंसर क्या हो जाएगा? बुद्ध का जीवन चरित्र। क्योंकि पाल पोथी है तो वो पाल शैली से ही संबंधित है, पाल शैली से। और पाल शैली का मुख्य विषय क्या था साथियों? बुद्ध का जीवन, उनका पूरा चरित्र, वही विषय है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? गुजरात होगा नहीं, गोवा भी नहीं, पंजाब भी नहीं, बंगाल सही हो जाएगा। ठीक है ना? पाल चित्रकला किस प्रदेश की है? ये बंगाल की है। आगे देखेंगे, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल में प्रारंभ हुई? भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, प्रागैतिहासिक काल से, उत्तर मध्य काल से? बताइए। भारत में लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारत में लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई? भारत में लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई?
देखो ये प्रागैतिहासिक नहीं होगा, हाँ, आधुनिक से पहले हो गया था तो ये भी नहीं होगा, प्राचीन भी नहीं होगा, उत्तर मध्यकाल से, ठीक है ना, उत्तर मध्यकाल से, ऑप्शन डी सही होगा, उत्तर मध्यकाल से देखने को मिलता है, ऑप्शन डी सही होगा। उत्तर मध्यकाल। चलो आगे बढ़ते हैं। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर या बोर्ड पर। पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों पर, दीवारों पर, कैनवास पर या बोर्ड पर। सही आंसर क्या हो जाएगा? पोथी पर। सिंपल सवाल सिंपल जवाब। हाँ, आगे देखेंगे। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन नामक चित्र किस शैली का उत्तम उदाहरण है? पाल शैली, मुगल शैली, राजपूत शैली, इनमें से कोई नहीं। बुद्ध योग मुद्रा में कमल पर आसीन चित्र किस शैली का है? तो बुद्ध से संबंधित है, तो किससे रिलेटेड होगा? पाल शैली से, क्योंकि मुगल में बुद्ध का कोई है नहीं, कुछ है नहीं। राजपूत शैली में भी हिंदू, इसको हिंदू शैली कहा ही जाता है। ये सही होगा नहीं, तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने कल्प सूत्र की एक प्रति कहां से प्राप्त की और कब? 1924 में। लाहौर संग्रहालय से, कलकत्ता संग्रहालय से, बर्लिन संग्रहालय से या इनमें से कोई नहीं। आनंद कुमार स्वामी ने कल्प सूत्र की प्रति कहां से प्राप्त की थी? आनंद कुमार स्वामी ने कल्प सूत्र की प्रति कहां से प्राप्त की थी? बताइए। सही आंसर क्या हो जाएगा? बर्लिन संग्रहालय, ऑप्शन सी, बर्लिन संग्रहालय। आगे देखेंगे। जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? पशु पक्षी, शासक, तीर्थंकर और उनकी जीवनी, इनमें से कुछ नहीं, इनमें से कोई नहीं। बताइए, जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? सही क्या हो जाएगा? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैसे हिंदू धर्म में देवता होते हैं, बौद्ध धर्म में बोधिसत्व होते हैं, उसी प्रकार जैन धर्म में तीर्थंकर होते हैं, तीर्थंकर। हाँ, जैन धर्म में कितने तीर्थंकर कुल हुए? 24 तीर्थंकर हुए कुल, ठीक है ना। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव। अंतिम तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, 24वें, ठीक है ना। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे। तो जैसे हिंदू धर्म में देवता होते हैं, जैन धर्म में वैसे ही तीर्थंकर होते हैं। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। जैन लघु चित्रों का मुख्य विषय क्या है? तीर्थंकर और उनकी जीवनी। अगला सवाल यहीं पर लिखा हुआ है, उसका विकल्प आपको अगले पेज में मिलेगा। विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, वित्तपाल, सुतपाल या जयपाल? विक्रमशिला महाविद्यालय की स्थापना किसने की? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, वित्तपाल, सुतपाल या जयपाल? कौन सुकाज
कठिन जग माही जो नहीं हो तात तुम पाही। सही आंसर क्या हो जाएगा? धर्मपाल। धर्मपाल, ठीक है ना। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया? धर्मपाल ने किया। पाल शासक धर्मपाल ने। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? पाल, बीकानेर, गुलेर या जैन? किस शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? पाल, बीकानेर, गुलेर या जैन? बिल्कुल। कौन सा काज कठिन जग माही जो नहीं हो ही तात तुम पाही। सही आंसर क्या हो जाएगा? जैन शैली, ठीक है ना। जैन शैली, ठीक है ना। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया? जैन शैली में। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अभी 10 बजे हमारा वीडियो आपको मिल जाएगा जो जिसमें हमने चर्चा किया है जो वर्तमान में मामला चल रहा है बागेश्वर धाम सरकार की जो, और इसके अलावा जो श्याम मानव है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति की, उनके बीच का जो एक टकराहट है उस पर जो मैंने वीडियो बनाया है वो 10 बजे पब्लिश होगा मेरे दूसरे चैनल पर, अम्बरीश क्लासेस पर। अगर आप लोगों ने उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और देखिए उसको। आपके विचार क्या है उसमें, जो मैंने बातें बताई हैं क्या वो आपको ठीक लग रही हैं? नहीं ठीक लग रही हैं तो क्यों नहीं ठीक लग रही हैं, उस पर अपना राय दीजिए। उमा कहो मैं अनुभव अपना सत हरि नाम जगत सब सपना। देखिए कितनी बड़ी बात है? सब कुछ ईश्वर का नाम ही है, उसके अलावा कुछ है नहीं। हाँ, हमारी क्लास में चौपाई होने लगता है। बढ़िया है, अच्छी बात है, सीखना चाहिए। हमें अपने धार्मिक ग्रंथों से सीखना चाहिए। तो इसका सही आंसर जैन हो गया। आगे बढ़ेंगे। अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? जैन, ब्राह्मण, श्रृंगार या बौद्ध? अपभ्रंश चित्रों का विषय क्या है? 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 सिंपल है, जैन। हाँ, आगे बढ़ेंगे। खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? पहाड़ी, अपभ्रंश, मुगल, राजपूत? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ है? सही आंसर क्या हो जाएगा? अपभ्रंश शैली में। किसमें? अपभ्रंश शैली में।
तो खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अपभ्रंश शैली, या इसको आप जैन शैली कह लें। हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, जैन लघु चित्रों की क्या विशेषता है? जैन लघु चित्रों की क्या विशेषता है? प्रतिकृति चित्रण, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखाना, या बौनी आकृतियां। जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है? हाँ, क्या है? परली आंख, परली आंख। परवल का जब आधा भाग आप काट देते हैं तो जिस प्रकार उसका वो आकृति बन जाता है उसको परली आंख कहा जाता है, ऐसा कुछ होता है। तो परली आंख जो है जैन लघु चित्रों की विशेषता है। परली आंख जो है जैन लघु चित्रों की विशेषता है, परली आंख। हाँ, परली मतलब परवल जैसा, परवल का जो आधा कटा हुआ भाग है वो जिस आकृति में बन जाता है, जिस शेप में बन जाता है, उसको परली आंख कहते हैं। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? महावीर का जीवन चरित्र, महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र, राम का जीवन चरित्र, या उपरोक्त में से सभी का जीवन चरित्र। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है, जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु है। महावीर का जीवन चरित्र, ठीक है ना, सिंपल है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा, महावीर का जीवन चरित्र। जैन शैली के चित्रों की प्रधान विषय वस्तु क्या है? महावीर का जीवन चरित्र। लेकिन इन सभी का जो जीवन चरित्र है वो आपके लिए बहुत ही प्रधान है, ठीक है ना। तो आप लोग इन सबके जीवन चरित्र को जब भी मौका मिले तब पढ़ा करिए, महावीर को, महात्मा बुद्ध को, राम को, कृष्ण को, हाँ, मोहम्मद को, इन सब से सीखिए, ये सब बहुत कुछ सिखाते हैं। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? सिंपल सवाल, थोड़ा घुमा करके आया, यानी कि कान घुमा करके पकड़ा है। परली आंख किस शैली की विशेषता है? लखनऊ में रात में थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, कल शाम में भी थोड़ी बारिश हुई थी, अभी तो नहीं हो रहा है, अभी नहीं हो रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अपभ्रंश। हाँ, अपभ्रंश हो जाएगा, अपभ्रंश। आगे देखेंगे, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? बसंत विलास में, चित्रकल्पद्रुम में, कालिका चार कथा में, या इनमें से कोई नहीं? जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? सर जी, प्रयागराज में बारिश हो रहा है, बहुत बढ़िया, स्नान करिए। अभी तो माघ मेला भी चल रहा है ना, प्रयागराज में सब नहाने के लिए ही जा रहे हैं, तो भगवान भी बारिश करवा रहे हैं कि नदी में सिर्फ क्यों नहाओगे, गंगा में मत नहाओ, थोड़ा फव्वारा भी ले लो है। ये जो बरसात का सिस्टम बदल रहा है, कभी भी बरसात हो जा रहा है,
इससे फसल चक्र बदलेगा। हाँ, धीरे धीरे प्रकृति नष्ट करने का प्लान बना रही है। मानव ने बड़ा तंग कर रखा है। पेड क्लास होगी आज शाम को 5 बजे। दीक्षा पांडे सर अपने दूसरे चैनल का लिंक शेयर कर दीजिए। @अम्बरीश क्लासेस लिखो, हमारा दूसरा चैनल आपको मिल जाएगा। @अम्बरीश क्लासेस। शिवनाथ जी कह रहे हमारे यहाँ तुषार बहुत घेरा है। अच्छा, तुषार का मतलब वही ओस। अच्छा, लो सब अपने इलाके का हाल बताने लगे, कहाँ पर कोहरा के साथ ठंड है। गेहूं के लिए नहीं, गेहूं के लिए भी ठीक नहीं है। थोड़ा बहुत बारिश हुआ तो गेहूं के लिए ठीक है, ज्यादा हो गया तो गेहूं में पानी लगना नहीं चाहिए। अगर पानी लग गया तो खराब हो जाएगा। हम भी तो किसान के घर के हैं। गेहूं के लिए बस इतना ठीक है कि टेम्परेचर कम रहे, थोड़ा बहुत पानी मिला करे। ज्यादा पानी बारिश हो जाएगा, गेहूं सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। चलो, तो जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किसमें हैं? अरे पहले सवाल का उत्तर बताओ। सब मौसम का हाल बताने लगे। हाँ, जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? कालिकाचार कथा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कालिकाचार कथा। हाँ, कालिकाचार कथा। कालिकाचार कथा। कालिकाचार कथा। चलो, हर जिले का हाथ में लेके अम्बेडकर नगर में धूप है, जम्मू में भी बारिश हो रहा है, यानी कि सिर्फ हमारे यूपी का नहीं, यूपी के बाहर का भी बात हो रहा है। चलो बढ़िया है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, मध्य, पूर्व या पश्चिम? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की धरती बस्ती में धूप है। चलो बढ़िया है। सही क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में पनपी है? पश्चिम में। लेकिन बाद में ये हर जगह आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर ये पूछे कि उसका विशेषता संबंध किससे है, तो पश्चिम से ही है। आगे देखेंगे। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है महावीर चरित्र, बाल गोपाल स्तुति, प्रज्ञा पारमिता या रति रहस्य? बताइए। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है, पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। पाल शैली का सचित्र ग्रंथ है। प्रज्ञा पारमिता। ठीक है ना, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, प्रज्ञा पारमिता। प्रज्ञा पारमिता। हाँ, प्रज्ञा पारमिता। पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? हीनयान, महायान या स्यादवाद? बताइए।
पाल शैली में बने चित्र बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय से संबंधित है? आप जानते हैं कि जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी उसमें पाल जो धर्म, सॉरी पाल नहीं, बौद्ध धर्म, पाल कोई धर्म थोड़े है, पाल तो शैली है। बौद्ध धर्म दो शाखाओं में बट गया, एक तो हीनयान, दूसरा महायान। हीनयान वो थे जो बुद्ध को सिर्फ शिक्षक मानते थे, हाँ, लेकिन महायान वे कहलाए जिन्होंने बुद्ध को क्या माना कि ये ईश्वर है, भगवान है। तो मंदिर बनेगा, मूर्ति बनेगा, चित्र बनेगा किसका? भगवान का। इंसान का कोई थोड़े बनाता है है कि नहीं? तो जहां जहां पर पूजा की बात होगी, प्रेयर्स की बात होगी, वो महायानों से ही संबंधित होगा। तो इसीलिए महायान सही हो जाएगा, ऑप्शन बी, महायान। आगे देखेंगे, जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किस विद्वान ने कहा? आनंद कुमार स्वामी, राय कृष्णदास, फर्ग्यूसन या इनमें से सभी? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? बहुत ही सिंपल है, हमने शुरुआत में ही चर्चा कर लिया था। जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? जैन शैली को अपभ्रंश शैली किसने कहा? राय कृष्ण दास ने। आपका पहला सवाल ये रहा, आदर्श मानव का आकार कितने ताल का होता है? आदर्श मानव का आकार कितने ताल का होता है? विकल्प है आपके पास 9, 8, 12 या 5। बताइए, आदर्श मानव का आकार कितने ताल का होता है? षडंग में आपने एक अंग पढ़ा था प्रमाण, जो कि बताता है कि किसी आकृति का अनुपात क्या होना चाहिए। तो उसी पर आधारित ये सवाल है आदर्श मानव का, ठीक है ना? आदर्श मानव का आकार कितने ताल का होता है? हाँ, तो साथियों, माइकल एंजेलो ने माना है कि जो मानव शरीर है, एक आदर्श मानव शरीर है, वो 8 प्रकारों, जो है 8 भागों में वर्गीकृत हो सकता है, यानी कि 8 भाग उसके माइकल एंजेलो ने माने हैं। माइकल एंजेलो, ये सवाल भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन यहां पर आपको भारतीय जो मानव है, आदर्श मानव है, वो कितने ताल का होगा ये सवाल पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ये 9। तो आदर्श मानव जो कि भारतीय व्यवस्था में माना जाता है 9 ताल का होगा। बालक 5 ताल का होता है। बालक 5 ताल का होता है। ये भयानक, अगर कोई भयानक है तो वो 12 ताल का होगा। कुमार 8 ताल का होगा। अगर राक्षस है, हाँ, राक्षस दिखाना है तो उसको 16 ताल का दिखाया जाता है। कितने? 16 ताल का। हाँ, राक्षस क्या होता है? 16 ताल का होता है। भयानक 12, बालक 5, राक्षस 16, आदर्श मानव 9 ताल। हाँ, हाँ, एंजेलो के अकॉर्डिंग आदर्श मानव 8 ताल का होता है, मैंने पहले ही बता दिया। माइकल एंजेलो के अनुसार, ये किसके अनुसार है? माइकल एंजेलो। माइकल एंजेलो, ठीक है ना? चलिए अगला सवाल देखते हैं। बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में चित्रित हैं? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 6 में, गुफा संख्या 11 में, या गुफा संख्या 21 में? बताइए, बोधिसत्व पद्मपाणि गुफा संख्या किसमें चित्रित हैं? बोधिसत्व पद्मपाणि,
अब साथियों, बोधिसत्व का मतलब होता है बौद्ध धर्म में एक प्रकार से देवता। हाँ, देवता, यानी कि ये लगभग जो है निर्वाण प्राप्ति करने वाले हैं। लगभग ये निर्वाण प्राप्ति करने वाले हैं, निर्वाण प्राप्ति कर नहीं चुके हैं। जो निर्वाण प्राप्ति कर जाएगा वो बुद्ध हो जाएगा। हाँ, निर्वाण प्राप्ति जो कर जाएगा वो बुद्ध हो जाएगा। बोधिसत्व कौन है? लगभग निर्वाण प्राप्त करने वाले हैं, और इनका दायित्व है कि जो बचे हुए लोग हैं उनको ये निर्वाण प्राप्त करवाएं। ये अवधारणा है बौद्धिज्म में, ठीक है ना। और निर्वाण क्या होता है साथियों? निर्वाणा क्या होता है? जो तृष्णा है, जो इच्छा है, जो डिजायर्स है, इसको समाप्त कर देना ही क्या है? निर्वाण है। और भगवान बुद्ध ने बताया कि निर्वाण प्राप्ति का मतलब कि इंसान अब मोक्ष को प्राप्त कर जाएगा और जन्म जन्मांतर के बंधन से मुक्त हो जाएगा, ठीक है ना। और डिजायर्स को खत्म करने के लिए उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताए। क्या बताए? अष्टांगिक मार्ग। कई बार सवाल ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है। तो अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध ने बताए थे डिजायर्स को समाप्त करने के लिए, ठीक है ना। डिजायर्स को समाप्त करने के लिए अष्टांगिक मार्ग बताया था भगवान बुद्ध ने। ये सवाल पूछ रहा है कि बोधिसत्व पद्मपाणि अजंता की किस गुफा में चित्रित है? तो गुफा संख्या 1 में चित्रित है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, गुफा संख्या 1। गुफा संख्या 1। अब यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं अजंता की जो है कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होता है? अजंता के कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त होता है? तो अजंता में वर्तमान में केवल 6 गुफाएं हैं जिनमें चित्र प्राप्त होता है। वो 6 गुफाएं कौन कौन सी हैं? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 2 में प्राप्त होता है, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 10, गुफा संख्या 16 और गुफा संख्या 17। इनमें ही चित्र प्राप्त होते हैं, ठीक है ना। इनमें ही चित्र प्राप्त होते हैं। बाकी के चित्र जो है नष्ट हो चुके हैं, गुफाएं ही जो है जर्जर अवस्था में है। और सर्वाधिक चित्र किसमें मिलता है? चित्रशाला में, यानी कि गुफा संख्या 17 में, चित्रशाला में। चित्रशाला में ये गुफा संख्या आपका 17 है। बिल्कुल। चलिए अगला सवाल लिखेंगे हम लोग। अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई? अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? लेडी हरिंघम, अवनींद्रनाथ, ईबी हैबल या इनमें से कोई नहीं? अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? अजंता की अनुकृतियां नंदलाल बोस ने किसकी अध्यक्षता में बनाई थी? बड़ा सिंपल सवाल है। लेडी हरिंघम जब भारत की यात्रा पर आती हैं तो वो अनुकृति बनाने का प्रयास करती हैं और कई कलाकारों को लेकर के जाती हैं। तो उनमें नंदलाल बोस भी थे, आसिफ कुमार हालदार थे। तो लेडी हरिंघम सही हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है ना। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अजंता में सबसे पहले अनुकृति कौन बनाया, किसने बनाया और कब बनाया? अजंता, तो अजंता में सबसे पहले अनुकृति बनाने कौन आए थे? मेजर रॉबर्ट गिल। मेजर रॉबर्ट गिल जो है सबसे पहले आए थे अनुकृति बनाने के लिए। कब? 1844 में। हाँ, 1844 एडी में। 1844 एडी में 1844 एडी में मेजर रॉबर्ट गिल सबसे पहले आए थे अजंता की अनुकृति को बनाने के लिए। और इन्होंने लगभग 30 अनुकृतियां बनाई थी। कितनी? 30 अनुकृतियां, जो कि 1866 में प्रदर्शित की गई। 1866 में क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में। कहां पर? क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में, ठीक है ना। इंग्लैंड में ये प्रदर्शित की गई। ज्यादा नहीं बना पाए थे क्योंकि 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था और मेजर रॉबर्ट गिल को भागना पड़ा था।
हाँ, 1866 में क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में सबसे पहले इसको प्रदर्शित किया गया। लेकिन आप जानते हैं कि चूंकि भारत का चीज था, तो भारत में हम लोग अग्नि देवता को पूजते हैं। हम तो प्रकृति के उपासक हैं, हम तो सूर्य की पूजा करते हैं, हम चंद्रमा की पूजा करते हैं, हम नदियों की पूजा करते हैं, पहाड़ों को पूजते हैं, पेड़ों को पूजते हैं। तो वो सब हमारा साथ भी देते हैं। आग लग गया और आग लग गया तो 5 ही शेष बचे, बाकी सभी जल गए। आग लगने के कारण जल गई थी, बिल्कुल। चलिए अगला सवाल देखेंगे। टर्की काक नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? टर्की काक, टर्की काक नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? बिशन दास की है, मनीषी डे, मंसूर या आरा? टर्की काक, टर्की काक नामक चित्र किस कलाकार की कृति है? बड़ा सिंपल सवाल है। किसका है? मंसूर का है। मंसूर जो है बहुत बड़ा पक्षी चित्रकार था, ठीक है ना, बहुत बड़ा पक्षी चित्रकार था मंसूर। मंसूर किसके टाइम का है साथियों? मंसूर जहांगीर के टाइम का है। अबुल हसन के बाद में दूसरा सबसे प्रिय कलाकार जो है जहांगीर का, वो कौन था? मंसूर ही था। अबुल हसन के बाद में, अबुल हसन जो है वो जहांगीर का सबसे प्रिय चित्रकार था। अबुल हसन, अबुल हसन के बाद में जो दूसरा सबसे प्रिय चित्रकार था वो मंसूर था। तो अबुल हसन, मंसूर, इसके अलावा बिशन दास बहुत ही प्रसिद्ध थे जहांगीर के टाइम पर। ये पोर्ट्रेट बनाते थे, सभी ही बनाते थे। टर्की काक, जेब्रा, हाँ, मोरनी, ये सब किसके चित्र हैं? मंसूर के चित्र हैं। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? कंपनी चित्रकला, मधुबनी चित्रकला, मुगल चित्रकला या इनमें से कोई नहीं? मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? मिथिला की लोक कला किससे जानी जाती है? बहुत ही सिंपल है, मधुबनी चित्रकला। क्योंकि ये कोई लोक कला नहीं है, ये भी कोई लोक कला नहीं है, ये हो नहीं सकता है, तो ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। हाँ, मधुबनी, मधुबनी क्या है? लोक कला है। हाँ, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मधुबनी। बिल्कुल मधुबनी सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखेंगे। भाव क्या है? चित्र का शरीर है, चित्र के प्राण है, चित्र की तकनीक है या इनमें से कोई नहीं? भाव क्या है? चित्रकला में भाव क्या है? हाँ, रूप भेदा प्रमाणानी भाव, भाव लावण्य योजनम। भाव क्या है? षडंग का एक अंग है। हाँ, बताइए। तो भाव क्या है? ये चित्र का प्राण है। क्या है? चित्र का प्राण है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। कोई चित्र आपने बनाया तो भाव ही डिसाइड करता है कि उस मतलब क्या उससे आउटकम आ रहा है। हाँ, जैसे आप पेंटिंग बना रहे हो तो होंठ अगर थोड़ा सा ज्यादा खुला हुआ है तो मुस्कुराता हुआ प्रतीत होगा। इसका मतलब कि जो भी उसमें विषय वस्तु है वो खुश है, प्रसन्न है। हाँ, चेहरा अगर झुका हुआ है, हाँ, होंठ एकदम बंद है तो ऐसा लगेगा कि टेंशन में है। हाँ, तो भाव क्या है? प्राण है उसका। हाँ, जो उसको जागृत करता है, देख करके दर्शक को समझ में आता है कि ये खुश है,
परेशान है, किसी दुविधा में है, कुछ कर रहा है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किसने किया? मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किसने किया? श्री राधाकृष्ण दास ने, दयाराम शाहिनी ने, श्री राखलदास बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किसने किया? मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य किसने किया? बड़ा सिंपल है। मोहनजोदड़ो का संबंध किससे साथियों? सिंधु घाटी सभ्यता से है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता से है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले किस स्थल को खोजा गया था? वो स्थल था हड़प्पा। इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सबसे पहला स्थल हड़प्पा था, जिसको दयाराम शाहिनी के नेतृत्व में खोजा गया था। दयाराम शाहिनी। और ये कब हुआ था? 1921 एडी में। हाँ। दूसरा जो स्थल खोजा गया था वो मोहनजोदड़ो है। क्या है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो या जोदाड़ो, जो भी आप कहेंगे, मोहनजोदाड़ो है। ठीक है ना। दूसरा जो महत्वपूर्ण स्थल है वो मोहनजोदाड़ो है, और इसकी खोज की किसने? राखलदास बनर्जी ने। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की। खोज किया, इसकी जो है खुदाई में वो मुख्य भूमिका में थे। और इसकी खुदाई कब हुई थी? 1922 एडी में। 1922 एडी में। हाँ। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी। हाँ, सिंधु नदी। और ये वर्तमान में कहाँ स्थित है साथियों? पाकिस्तान में स्थित है। हाँ, पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। कहां पर? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। और यहां से जो है एक कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और पूछा क्या जाता है? उसकी ऊंचाई 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। एक बृहद स्नानागार भी यहां से प्राप्त होता है। डांसिंग गर्ल, हाँ, 10.5 सेंटीमीटर। बिल्कुल, अब ये गलती नहीं होगा। कई सारे लोग 2021 में सवाल गलत करके आए। मैं पुराने वीडियोस आपको दिखा दूंगा। मैं दावा कर रहा था कि 10.5 ही सही होगा, और वो सवाल आया था। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने डॉक्टर रीता प्रताप की किताब को ही सही माना और लगा करके आए, उत्तर गलत माना गया। क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी 10.5 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो उसको आप कैसे नहीं मानेंगे? चलिए, पटना शैली के चित्रकार झमकलाल, हुलासलाल, जयराम दास के अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन था? पटना शैली का मुख्य चित्रकार कौन था? ये लोग तो थे ही। हाँ, झमकलाल, हुलासलाल, जयराम दास के अतिरिक्त मुख्य चित्रकार कौन था? सेवक राम, नयन सुख, अवनी बाबू, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, पटना शैली के इन चित्रकारों के अलावा मुख्य चित्रकार कौन था? अभी हम लोगों ने कल रात वाली क्लास में चर्चा किया था। हाँ, सेवक राम। ठीक है ना, सेवक राम। सेवक राम। सेवक राम जो है, ये कंपनी शैली का सबसे मुख्य चित्रकार था, सेवक राम।
सबसे आखिरी चित्रकार कंपनी शैली का कौन है? अंतिम चित्रकार अगर पूछे कभी तो कौन है? ईश्वरी प्रसाद। सबसे अंतिम कौन है? ईश्वरी प्रसाद वर्मा। अंतिम कौन थे? ईश्वरी प्रसाद वर्मा थे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। कला का महान केंद्र शांति निकेतन, शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? ऑप्शन ए है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी है नई दिल्ली में, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल में। कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? कला का महान केंद्र शांति निकेतन किस प्रांत में स्थित है? शांति निकेतन कहाँ है साथियों? पश्चिम बंगाल में। हाँ, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। शांति निकेतन की स्थापना किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की। और कब की? 1901 एडी में। 1901 एडी में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी स्थापना की थी। हाँ, 1901 एडी में। हाँ, 1901 एडी में। और इसमें अलग से कला भवन की स्थापना कब हुई? शांति निकेतन में अलग से कला भवन की स्थापना कब हुई? ये सवाल भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो कला भवन की स्थापना 1919 एडी में हुआ। ठीक है ना, 1919 एडी में इसमें अलग से कला भवन की स्थापना हुई थी। उन्नीस एडी में अलग से इसमें कला भवन की स्थापना हुई थी। तो इस सवाल का सही आंसर पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखेंगे। काला चांद किस कलाकार की कृति है? काला चांद किस कलाकार की कृति है? सतीश गुजराल, रामचंद्रन, हुसैन या के हेबर? काला चांद किस कलाकार की कृति है? काला चांद किस कलाकार की कृति है? विचित्रा क्लब की स्थापना 1915 में हुई थी। ठीक बात। हाँ, काला चांद किसका है साथियों? सतीश गुजराल साहब का है। ऑप्शन ये सही हो जाएगा, सतीश गुजराल। काला चांद किसका चित्र है? सतीश गुजराल। सतीश गुजराल साहब का है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण हमने चित्र कर लिए, क्वेश्चन कर लिए। अब हम आते हैं चित्रकारों का रिवीजन करेंगे। ज्यादा नहीं, 20 से 25 चित्रकार देखेंगे, फिर क्लास को समाप्त करेंगे। ठीक है ना? चलिए, अब ये सिलसिला रोज होगा। चित्र एवं चित्रकार बहुत इंपॉर्टेंट है। चित्र एवं चित्रकार, चित्र एवं चित्रकार। चलिए, पहला चित्र। राम द्वारा समुद्र का मानभंग। राम द्वारा समुद्र का मानभंग किसका चित्र है? राम द्वारा समुद्र का मानभंग किसका चित्र है? राम द्वारा समुद्र का मानभंग। राम द्वारा समुद्र का मानभंग किसका है साथियों? रवि वर्मा का है। राजा रवि वर्मा। किसका है? राजा रवि वर्मा का है। दूसरा देखेंगे, राम भक्त हनुमान।
राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान ये किसका चित्र है? राम भक्त हनुमान। राम भक्त हनुमान ये किसका है? यामिनी राय का है। यामिनी राय, यामिनी राय, यामिनी राय। तीसरा देखेंगे, जय हनुमान। जय हनुमान ये किसका चित्र है? जय हनुमान। जय हनुमान किसका है? मकबूल फिदा हुसैन का है, एमएफ हुसैन का है, हुसैन का है। आगे देखेंगे, राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण। राम द्वारा हनुमान को मुद्रिका अर्पण ये किसका है? के वेंकटप्पा का। के वेंकटप्पा, के वेंकटप्पा का है। किसका है? के वेंकटप्पा का है। आगे देखेंगे, सीता एग्जाइल। सीता एग्जाइल, सीता एग्जाइल बताइए, सीता एग्जाइल किसका है? राम किंकर बैज का है। ठीक है ना, राम किंकर बैज, राम किंकर बैज। सीता एग्जाइल किसका है? राम किंकर बैज का है। आगे देखेंगे, कौशल्या से आज्ञा लेते राम। 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 सीता एग्जाइल का हिंदी हुआ सीता को वनवास। कौशल्या से आज्ञा लेते राम किसका है? शैलेंद्र डे का है। शैलेंद्र नाथ डे, शैलेंद्र नाथ डे। हाँ, शैलेंद्र नाथ डे। चलिए आगे देखेंगे, सूर्य पूजा। सूर्य पूजा, सूर्य पूजा। सूर्य पूजा
ये किसका है साथियों? अवनी बाबू का है, अवनींद्रनाथ टैगोर का है, अवनी बाबू का है। सूर्य पूजा किसका है? अवनी बाबू का है। आगे देखेंगे। हाँ, सूर्य पूजा किसका है? अवनी बाबू का है। कर्ण द्वारा सूर्य की पूजा, कर्ण द्वारा सूर्य की पूजा, ये किसका है? कर्ण द्वारा सूर्य पूजा, कर्ण द्वारा सूर्य पूजा, कर्ण द्वारा सूर्य की पूजा, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस, नंदलाल बोस। आगे देखेंगे। लंका दहन, लंका दहन, लंका दहन, लंका दहन, लंका दहन, हाँ किसका है? के वेंकटप्पा का है, के वेंकटप्पा। लंका दहन किसका है? के वेंकटप्पा का है। बिल्कुल। आगे देखेंगे। काली पूजा, काली पूजा, काली पूजा, काली पूजा, ये किसका चित्र है साथियों? काली पूजा। ए रामचंद्रन का। किसका है? ए रामचंद्रन, ए रामचंद्रन। काली पूजा किसका है? ए रामचंद्रन का है। आगे देखेंगे। काली, काली, ये किसका है? केवल काली अगर पूछे तो ये किसका है? तैयब मेहता का है। किसका है? तैयब मेहता, तैयब मेहता। केवल काली पूछे तो तैयब मेहता का है। आगे देखेंगे। शिव की मुखाकृति, 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 ये किसका है? बीसी सान्याल, बीसी सान्याल, बीसी सान्याल का है। गणेश जननी, गणेश जननी, गणेश जननी, गणेश जननी। गणेश जननी। ये किसका है? अवनी बाबू का है। गणेश जननी किसका है साथियों? अवनी बाबू यानी कि अवनींद्रनाथ टैगोर का है। कृष्ण चरित्र,
कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र, कृष्ण चरित्र ये भी अवनी बाबू का ही है। अवनी बाबू, अवनी बाबू का है। आगे देखेंगे, अर्जुन एवं चित्रांगदा, 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 ये गगनेंद्र नाथ टैगोर का है। गगनेंद्र नाथ टैगोर। अर्जुन एवं सुभद्रा, अर्जुन एवं सुभद्रा, ये है रवि वर्मा का। कई लोग कंफ्यूज थे, पहले वाले में रवि वर्मा बता रहे थे, ये रवि वर्मा का है। ये किसका है? रवि वर्मा का है। ये है रवि वर्मा का। चलिए आगे देखेंगे, अर्जुन एवं सुभद्रा किसका है? रवि वर्मा का है। महाशिवरात्रि, 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 महाशिवरात्रि किसका है? के वेंकटप्पा का। के वेंकटप्पा। महाशिवरात्रि किसका है? के वेंकटप्पा का है। आगे देखेंगे 19 नंबर, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, सत्यवादी हरिश्चंद्र, ये किसका है? रवि वर्मा का है। रवि वर्मा का है। आगे देखेंगे, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, हिमालय आरोहण, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण, पांडवों द्वारा हिमालय आरोहण। ये किसका है? नंदलाल बोस का है। मास्टर मोसाय नंदलाल बोस। किसका है? मास्टर मोसाय नंदलाल बोस का है। नंदलाल बोस। आगे देखेंगे 21 नंबर, लक्ष्मी एवं सरस्वती, लक्ष्मी एवं सरस्वती,
लक्ष्मी एवं सरस्वती। लक्ष्मी एवं सरस्वती, ये किसका है? रवि वर्मा का है। किसका है? रवि वर्मा। लक्ष्मी एवं सरस्वती किसका है? रवि वर्मा का है। रवि वर्मा। चलिए आगे देखेंगे। तो 21, हाँ एकदम 21/11/51 इसको शुभ माना जाता है। ये जितने भी 21 आपने चित्र देखे हैं साथियों, इनका संबंध सनातन धर्म से, ये सभी चित्र सनातन धर्म से संबंधित है। आपने शायद इस बात पर ध्यान दिया हो। ये सभी चित्र किससे संबंधित थे? सनातन धर्म से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर देखेंगे। शुक्लाभिसारी। शुक्लाभिसारी, शुक्लाभिसारी, शुक्लाभिसारी किसका है साथियों? अवनी बाबू का है। अवनी बाबू। शुक्लाभिसारी किसका है? अवनी बाबू का है। आगे देखेंगे। नववधू। नववधू, 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 किसका है ये? आसित कुमार हालदार का। आसित कुमार हालदार का। वधू का श्रृंगार। 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 ये किसका है? ये है अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल। आगे देखेंगे। चक्की पीसने वाले। चक्की पीसने वाले। चक्की पीसने वाले। चक्की पीसने वाले। ये किसका है साथियों? ये KH आरा का है। आरा का है। KH आरा का है। आगे देखेंगे। हल्दी पीसती औरतें। हल्दी पीसती औरतें। हल्दी पीसती औरतें। हल्दी पीसती औरतें। ये किसका है? अमृता शेरगिल का। अमृता शेरगिल।
अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का है। आगे देखेंगे, धान कूटते हुए, धान कूटते हुए। जो टाइटल थोड़ा सा मैच करते हैं उनको बार बार करिए, नहीं तो वो गलती हो जाता है एग्जाम में। धान कूटते हुए। ये हेब्बर साहब का है। किसका है? के हेब्बार, काटेंगरी कृष्ण हेब्बार। किसका है? हेब्बर का है, के हेब्बर का है। आरा का है चक्की पीसने वाले, के हेब्बर। फल बेचने वाले, फल बेचने वाले। फल बेचने वाले। फल बेचने वाले। ये किसका है? अमृता शेरगिल का, अमृता शेरगिल। कवित्री, कवित्री। कवित्री। ये किसका है साथियों? रणवीर सिंह बिष्ट का है। रणवीर सिंह बिष्ट, रणवीर सिंह बिष्ट का है। कवित्री किसका है? रणवीर सिंह बिष्ट का है। फूल बेचने वाली, फूल बेचने वाली। फूल बेचने वाली। फूल बेचने वाली। ये किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। एन.एस. बेंद्रे, एन.एस. बेंद्रे। एन.एस. बेंद्रे, बिल्कुल। हाथी का स्नान, हाथी का स्नान, हाथी का स्नान। हाथी का स्नान। ये किसका है? अमृता शेरगिल का है। अमृता शेरगिल। हाथी का स्नान किसका है? अमृता शेरगिल का है। आगे देखेंगे,
हीरामन तोता, हीरामन तोता, हीरामन तोता, हीरामन तोता, सर बहुत सारा चित्र है, किस किस का नाम याद करें, इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अरे इंपॉर्टेंट अगर हमको पता होता तो हम अपने घर वालों को बता देते हैं, हमारे रिश्तेदार में सब टीजीटी निकाल लेते। देखिए ऐसा है, ये जो मेहनत हो रहा है इसीलिए हो रहा है कि कुछ भी नहीं छोड़ना है। इम्पोर्टेंट के चक्कर में बैठे रहेंगे तो ऐसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है भाई साहब। हाँ, कोई शॉर्टकट नहीं है सर, छोटा सा नोट्स दे दीजिए। कई बार हमसे लोग ये पूछते हैं कि सर आपके नोट से सिलेक्शन हो जाएगा। हमने कहा अगर हमारे नोट से नौकरी मिलती तो हम नोट्स कम ये 600 रुपये में बेचते, हम कम से कम 5 लाख रुपए लेते नोट्स का। कोई भी कंटेंट है या कोई भी अध्यापक है वो सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, सारा इंपॉर्टेंट उसको पता होता है तो वो अपना नोट्स 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए में बेचता है, ले जाओ मास्टर बन जाओगे। ऐसा नहीं होता है, और शॉर्टकट मत ढूंढिए। हरी हाँ सॉरी, हीरामन तोता किसका है? चुगताई का है, अब्दुल रहमान चुगताई। चुगताई का है। आगे देखेंगे, तोता एवं चमोलिन, तोता एवं चमोलिन, तोता एवं चमोलिन, नहीं ये रटना नहीं है, ये है प्रोसेस करना जो यहाँ पर हो रहा है। मैं खुद कहता हूँ कि रटना नहीं चाहिए, रट कहाँ तक पाएंगे आप। ये तो प्रोसेस करना कि पर डे आप गुजर रहे हो उससे। हाँ, इसलिए तो मैं कहता हूँ कि जो चीज याद ना होता हो उसको, ये नहीं कि दिमाग को बोलो नहीं तू रट, ऐसा नहीं। उसको देखो आप बार बार, वो खुद ही याद कर लेगा दिमाग। तो ये तो है कि आप इससे पर डे गुजर रहे हो, प्रोसेस करा रहे हो। हाँ, रोज देख रहे हो, याद हो गया। किसका है? ये बेंद्रे साहब का है। हाँ, नारायण श्रीधर बेंद्रे। चलिए आगे देखेंगे, 34 नंबर, झरने की आत्मा, 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 आसित कुमार हालदार, आसित कुमार हालदार का है ये। झरने की आत्मा किसका है? आसित कुमार हालदार। आगे देखेंगे, चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य का गृह त्याग, चैतन्य का गृह त्याग,
चैतन्य का गृह त्याग। किसका है? क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। क्षितीन्द्रनाथ मजूमदार। आगे देखेंगे। अमलतास पर कौवे। अमलतास पर कौवे। अमलतास पर कौवे। अमलतास पर कौवे। किसका है? सुधीर रंजन खास्तगीर का। सुधीर रंजन खास्तगीर। कौवा सुनते कई लोग पीएन चोयल बता रहा है। अरे भाई, कौवा का मतलब पीएन चोयल थोड़े होता है, कहीं भी कौवा होगा तो पीएन चोयल थोड़े सही होगा। जिन लोगों ने पीएन चोयल बताया है, कान पकड़ करके अपने घर में उठ बैठ लीजिए, क्योंकि दंड यहां से मैं दे नहीं सकता। कितनी बार कराने के बाद में गलती करेंगे तब तो फेले हो जाएंगे। आगे देखेंगे। द फ्लाइंग बिजूका। द फ्लाइंग बिजूका। द फ्लाइंग बिजूका। नहीं, कान पकड़कर उठने बैठने से एक तो सुबह सुबह योगा हो जाएगा और दूसरा आपको दंड भी मिल जाएगा कि आपने गलती किया था। द फ्लाइंग बिजूका किसका है? बीसी सान्याल। बीसी सान्याल का है, भावेश चंद्र सान्याल का है। आगे देखेंगे। आपातकाल। आपातकाल। ये किसका है साथियों? हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन। आपातकाल किसका है? हुसैन का है, मकबूल फिदा हुसैन। मकबूल फिदा हुसैन। आगे देखेंगे। पतंग श्रृंखला। पतंग श्रृंखला। पतंग श्रृंखला। किसका है? बीसी सान्याल। बीसी सान्याल।